चैप्टर नंबर 3 है फिजिकल डिवीजन। जब नए टॉपिक का नाम लेते हैं पीछे पलट के क्या देखते हो, किस कलर में हेडिंग डाली थी पिछले में? क्या वास्तव में नया तीसरा चैप्टर है या चौथा है? या पेज गिनने बैठ जाते हो कि आएगा कि नहीं आएगा है? तो नेक्स्ट है फिजिकल डिवीजन। तो फिजिकल डिवीजन या भौतिक प्रदेश में इस चैप्टर को हम दो पार्ट में कवर करते हैं। एक तो इसमें भौतिक प्रदेश व्यक्तिगत आधार पर, एक तो ऑन इंडिविजुअल बेसिस व्यक्तिगत आधार पे भौतिक प्रदेश कितने, तो व्यक्तिगत आधार पे तो जितने व्यक्ति होंगे उतने ही हो जाएंगे। मीनिंग आप में से किसी को, या आप में से कोई प्रोफेसर बन गया और फिर बाद में हाँ आप बन गए, तो फिर बाद में ज्योग्राफी पे रिसर्च करके आपने जैसा भी लिखा और आप कहोगे मेरे अकॉर्डिंग राजस्थान के भौतिक प्रदेश 10 हैं, और आपने एक बुक जारी कर दी उसके लिए, क्योंकि आप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हो, एक संस्था से बिलोंग करते हो और उसमें लिखा हुआ भी रहेगा राजस्थान यूनिवर्सिटी की ओर से, तो इसका मीनिंग है कि ऑथेंटिसिटी है फिर उसकी, क्योंकि आप गवर्नमेंट के पार्ट हो आप, तो मीनिंग है फिर आपके रेफरेंस में किसी भी बुक में लिखा जाएगा तो आपके अकॉर्डिंग भौतिक प्रदेश कितने माने जाएंगे? 10। ऐसे राजस्थान ज्योग्राफी, यानी अभी जो आप पढ़ रहे हो ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, राजस्थान का भूगोल, ये भी एक बुक लिखी गई थी 1967 में, जिसको लिखने वाले एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर वीसी मिश्रा। तो प्रोफेसर वीसी मिश्रा ने, ये वैसे रीजनल ज्योग्राफर थे, प्रादेशिक भूगोलवेता, इन्होंने अपने अकॉर्डिंग राजस्थान में जो ज्योग्राफिकल एरिया जैसा दिखा वैसा लिखा। दिखने का मीनिंग है रीजनल ज्योग्राफर बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करता, उसको जैसा दिखता है, जो एरिया, रीजनल का मीनिंग प्रादेशिक भूगोलवेता, जैसा दिखता है वैसा लिख देता है। जैसे पश्चिमी राजस्थान सूखा दिखाई दिया, लिख दिया शुष्क प्रदेश। उसके थोड़ा सा ईस्ट में बढ़े तो थोड़ी बहुत वर्षा दिखाई दी, सेमी एरिड अर्ध शुष्क प्रदेश। राजस्थान के उत्तर में गए, नहर थी वहां, गंग नहर और आईजीएनपी, उसको लिख दिया कैनाल रीजन, नहरी प्रदेश। तो नहरी जैसे को भी इन्होंने फिजिकल डिवीजन लिख दिया, जबकि क्या नहरी प्रदेश फिजिकल डिवीजन होता है? नहीं होता, आर्टिफिशियल अप्रोच होती है नहर, यानी वो जिसको हम बना सकते हैं, जिसको हम समाप्त कर सकते हैं। तो इसका मीनिंग फिजिकल डिवीजन वो होता है जो नेचर के बने हुए होते हैं, जो प्रकृति में बने हुए हैं। तो नहरें तो उस टाइम इन्होंने प्रोफेसर वीसी मिश्रा सब ने देखी, वो नहरें उस समय राजस्थान के केवल उत्तर तक सीमित थी। गंग नहर और राजस्थान कैनाल भी उस समय उत्तर में थी, आज तो बढ़ के वो मोहनगढ़ तक आ चुकी, और उसके एक सब ब्रांच आगे गडरा रोड तक भी जाती है, लेकिन मुख्य नहर मोहनगढ़ तक। फिर गुजरात से आजकल हमने नर्मदा से या सरदार सरोवर डैम से एक जालोर बाड़मेर के लिए नई नहर बना दी है, नर्मदा नहर 2008 से चल रही है। राजस्थान के साउथ ईस्ट में अपन चंबल और मध्य प्रदेश के बीच में एक कैनाल प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ERCP, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट, जिसको अब नाम दिया गया रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट। तो रामजल इसमें ही है दोनों, रामजल सेतु लिंक प्रोजेक्ट, RSLP प्रोजेक्ट। राजस्थान के नॉर्थ ईस्ट के अंदर शेखावाटी के लिए यमुना नहर, भरतपुर के लिए यमुना लिंक नहर, यूपी से भरतपुर के लिए भरतपुर नहर। तो यमुना कैनाल, यमुना लिंक कैनाल, भरतपुर कैनाल, राजस्थान का पूरा नॉर्थ ईस्ट कैनाल से अटैच में आ गए, नॉर्थ वेस्ट कैनाल के अटैच में, साउथ वेस्ट नर्मदा कैनाल, और साउथ ईस्ट आपके ERCP। तो आज नहरी प्रदेश चारों तरफ है। तो इसका मीनिंग उसके उनके समय में वो जो पार्ट था उत्तरी भाग, वो सिर्फ कैनाल रीजन था, लेकिन अब आज कैनाल रीजन, राजस्थान के चारों तरफ कैनाल रीजन। तो नहरी को एक फिजिकल डिवीजन लिखना गलत था, तो अपने को गलतियां नहीं ढूंढनी है, उनके अकॉर्डिंग उन्होंने जो बताया वो शब्द लिखने कि कैनाल रीजन कौन सा था, तो उस समय नॉर्थ था। फिर उन्होंने एक बीच में माउंटेन है, वो उन्होंने एज इट इज वही बताया जो हम आज भी पढ़ते हैं, अरावली रीजन। तो 3 भाग तो उनके डेजर्ट के पश्चिम में हो गए थे, एरिड, सेमी एरिड एंड कैनाल रीजन। एक फिर बीच में अरावली आ गया, और अरावली के 3 ईस्ट में बताए, तो 3 ईस्ट में, 3 वेस्ट में, और एक बीच में अरावली। तो कितने फिजिकल डिवीजन? 7। ऐसे RL सिंह, रामलोचन सिंह, जिन्होंने अपनी ज्योग्राफी के अंदर राजस्थान के अंदर 2 वृहद प्रदेश, फिर उनके कुछ लघु पार्ट, और बाद में उसके भी कुछ पार्ट डिवाइड करके
12 छोटे प्रदेशों में डिवाइड किया। तो राजस्थान में रामलोचन सिंह जी ने और भी ज्यादा पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, मीनिंग इंडिविजुअल जितने भी व्यक्ति आते जाएंगे वो अपने अपने अकॉर्डिंग पर्सपेक्टिव रखते जाएंगे। तो इंडिविजुअल में कभी भी ज्योग्राफी के जो पार्ट कितने हैं ये जनरली नहीं पूछा जाता। हाँ, अपने राजस्थान अध्ययन वाली बुक्स है उसमें इनके बारे में लिखा हुआ है, क्योंकि इन्होंने फर्स्ट बुक लिखी थी ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान, तो इसका इनका नाम मेंशन जरूर होता है। तो इसके बारे में जो अपने ये वाली स्टडी है इंडिविजुअल बेसिस, तो उसमें प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर के बारे में जरूर पूछा जा सकता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपने इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव रखना स्टार्ट किया कि राजस्थान के भौतिक प्रदेश इनके ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अकॉर्डिंग कितने भागों में डिवाइड थे, 7। लेकिन वर्तमान में हम इनको इंपॉर्टेंस कम देते हैं, हम देते हैं ज्योग्राफिकल फीचर्स को, जो भौगोलिक विशेषताएं होती हैं या ज्योग्राफिकल फैक्टर जो होते हैं उनको बेस मानते हैं। तो ज्योग्राफिकल फैक्टर में एक तो बेस माना जाता है उच्चावच को, जैसे जैसे ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो सबसे ऊपर हाइट पे माउंटेन पर्वत, पर्वतों से नीचे रिलीफ फीचर प्लेट्यूज, प्लेट्यू से नीचे प्लेन एरिया, तो ये तो हो गया रिलीफ फीचर उच्चावच। तो उच्चावच या रिलीफ फीचर में हाईएस्ट माउंटेन, देन प्लेट्यू, देन प्लेन एरिया, पर्वत, पठार, मैदान। फिर मैदान का एक वो हिस्सा जो राजस्थान के पश्चिम में है जहां वर्षा कम होती है, तो उसमें क्लाइमेटिक फैक्टर काम करता है। किसी एरिया में वर्षा कम होने का मीनिंग, तो वर्षा होता है अपने क्लाइमेट का पार्ट। जैसे हम वर्षा ऋतु के बारे में पढ़ेंगे तो ये वर्षा ऋतु कौन से पार्ट में आएगा, अपना क्लाइमेट वाले चैप्टर में। तो इसका मीनिंग ऐसा ज्योग्राफिकल एरिया जहां 25 सेंटीमीटर से कम वर्षा हो तो उसको हम डेजर्ट मानते हैं। ये इंटरनेशनल डेफिनेशन होती है, लेकिन हमारे यहाँ अरावली के पश्चिम के पूरे एरिया को डेजर्ट बोल दिया गया जो 50 सेंटीमीटर से कम है। तो इसका मीनिंग हमारा जो डेजर्ट है वो कंप्लीट डेजर्ट नहीं है। इस कारण उसकी स्टडी में कितने पार्ट करते हैं अपन, तो एक तो जो रियल डेजर्ट है उसको हमने कहा एरिड डेजर्ट, और एक जो 25 से 50 सेंटीमीटर वाला है उसको हमने नाम दिया है सेमी एरिड डेजर्ट। तो इसका मीनिंग हम दो फैक्टर को लेंगे, एक तो रिलीफ फीचर को और एक क्लाइमेटिक फैक्टर जलवायु फैक्टर को, और उन दो कारकों के आधार पर राजस्थान के फिजिकल डिवीजन कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 4। जो आप पहले चैप्टर में पढ़ चुके हो, राजस्थान के निर्माण में जी और टी के नीचे कितने भाग लिखे थे, 4। 2 चट्टानी भाग थे और 2 सोइल वाले पार्ट। वो राजस्थान के जो पार्ट हैं वो हैं भौगोलिक कारकों के आधार पर। तो दूसरा बेस हम लेंगे ज्योग्राफिकल फैक्टर या ज्योग्राफिकल जो कारक भौगोलिक कारक है उनको। तो मेन चैप्टर आपका इसके अकॉर्डिंग चलेगा, तो ये वाला पार्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट। इसमें तो सिर्फ एक प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर वाला है वो कंप्लीट करेंगे अपन, बाकी तो यहाँ से पढ़ते रहो, सभी व्यक्तियों के पर्सपेक्टिव पढ़ोगे तो जीवन में ही पूरे नहीं होने। On basis of geographical factors, ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में भौगोलिक कारकों में 2 फैक्टर जो अभी मैंने आपको बताए हैं। एक फैक्टर तो आपका ये रिलीफ फीचर उच्चावच, तो रिलीफ फीचर में हमेशा हाइट वाला एरिया कौन सा होता है, माउंटेन। अपने यहाँ कौन है वो, अरावली माउंटेन, अरावली पर्वत। पर्वत से नीचे हिस्सा जो जमीन से ऊपर हो चट्टानी भाग वो प्लेट्यू होता है, और अपने यहाँ वो कौन है, अपने यहाँ हाड़ौती का पठार। भारत में आ जाएगा प्रायद्वीप पठार, यहाँ भारत में आ जाएगा हिमालय पर्वतमाला, और नीचे ये वाला राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग। भारत में होता है उत्तर विशाल मैदान, अपने है पूर्व में मैदान तो पूर्वी मैदान ईस्टर्न प्लेन। फिर इस मैदान की तरह एक रिलीफ फीचर नीचा भाग है, वो भी मैदान ही है लेकिन वो एरिड प्लेन है, शुष्क मैदान है। तो उस मैदान को हम नाम देते हैं थार डेजर्ट या मरुस्थलीय भाग। लेकिन वो मरुस्थल रिलीफ फीचर में तो वो एक प्लेन एरिया ही है, राजस्थान के पश्चिम में भी मैदान है लेकिन वो शुष्क मैदान एरिड प्लेन है। तो उसको एरिड प्लेन किस बेस पे बोला गया है, रेनफॉल। और रेनफॉल और वर्षा किसका पार्ट होता है, क्लाइमेट, जलवायु ये कारक होता है। कि रेनफॉल बेस पे डेजर्ट के रूप में इसको अलग बोल दिया गया, या इसका पूरा नाम लिख दो थार डेजर्ट। तो इसका मीनिंग राजस्थान में रिलीफ फीचर या उच्चावच के अकॉर्डिंग कितने भौतिक प्रदेश हैं, 3 है।
रिलीफ फीचर या उच्चावच के आधार पे कितने हैं? 3। पर्वत है, पठार है और मैदान है, ये पूरा ही मैदान। लेकिन क्लाइमेटिक बेस पे इस प्लेन एरिया को क्या बोला गया? डेजर्ट बोला गया, क्योंकि जिस प्लेन में वर्षा कम होगी, जिस मैदान में वर्षा कम होगी, वो डेजर्ट होगा। तो इसका मीनिंग है क्लाइमेटिक बेस, सॉरी, ज्योग्राफिकल फैक्टर में कितने बेस माने हमने? 2। एक उच्चावच और एक क्लाइमेट, और इन दोनों बेस के ऊपर फिजिकल डिवीजन कितने हैं? तो राजस्थान को जनरली हम पूछते हैं तो यही आंसर मानते हैं, क्योंकि ज्योग्राफिकल फैक्टर वाला जो फिजिकल डिवीजन है वो जनरल क्लासिफिकेशन है, क्योंकि उसमें किसी व्यक्ति का नाम नहीं आता। जब सिंपल पूछा गया राजस्थान कितने भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है, तो आंसर आता है अपना 4। इसका मीनिंग है ज्योग्राफिकल बेस पे डिवाइड किया हुआ राजस्थान, ये किसी इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में नहीं आया हुआ, किसी अकेले व्यक्ति का विचार नहीं है, इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर को बेस माना है हमने। और कितने ज्योग्राफिकल फैक्टर को बेस माने? तो आंसर रहेगा 2। एक तो रिलीफ फीचर को बेस माना है हमने, और एक दूसरा हमने बेस किसको माना है? क्लाइमेटिक। तो कई बार जरूरी नहीं है कि आपको ज्योग्राफिकल शब्द दिया जाए, आपको एक फैक्टर के नाम लिख सकते हैं कि राजस्थान को रिलीफ फीचर एंड क्लाइमेटिक बेस पे कितने फिजिकल डिवीजन है? 4। इसका मीनिंग भौगोलिक कारकों के आधार पर राजस्थान 4 भागों में बटा हुआ है, और इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में व्यक्ति का नाम आने पे ही तय होगा कितने भागों में। आरएल सिंह का नाम आ रहा है, रामलोचन सिंह का तो 12 भागों में बटा हुआ है, प्रोफेसर वीसी मिश्रा का नाम आ रहा है तो 7 भागों में, और एक्स वाई जेड ऐसा किसी और व्यक्ति का नाम आ रहा है तो हो सकता है 10 में आ जाए, 9 में आ जाए, 6 में आ जाए, या आप प्रोफेसर बनो तो आपकी इच्छा है। तो इसका मीनिंग ये चैप्टर कितने पार्ट में चलेगा आपका? 2। तो दोनों भागों में डिवाइड कर दो, एक तो व्यक्तिगत आधार पर ऑन इंडिविजुअल बेसिस, और दूसरा है ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, भौगोलिक कारकों के आधार पर। तो राजस्थान के भौतिक प्रदेश एक तो व्यक्तिगत आधार पर कितने वो कवर करेंगे प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर को, और एक भौगोलिक कारकों के आधार पर। तो ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, तो ज्योग्राफिकल फैक्टर्स में 2 फैक्टर लेंगे अपन, रिलीफ फीचर फैक्टर और क्लाइमेट फैक्टर, और उन 2 के बेस पे 4 भाग रहेंगे। अब इसमें ये वाला जो पार्ट है चैप्टर का फर्स्ट पार्ट, और ये सेकंड पार्ट, तो इसमें फर्स्ट हेडिंग में लीजिएगा व्यक्तिगत आधार पर। व्यक्तिगत आधार पे जो मेन है वो ही करेंगे अपन। इसमें लिखिए अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वीसी मिश्रा, प्रोफेसर वीसी मिश्रा के अनुसार राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर वीसी मिश्रा, राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 7 फिजिकल डिविजन्स। राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 7 फिजिकल डिविजन्स। तो इसमें जो जितने पार्ट में डिवाइड किया गया उस फैक्ट को अंडरलाइन कर देना, 7 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। और ये डिवाइडेशन उन्होंने अपनी बुक में किया है, जो अभी आप लोग लिख रहे हो वही है, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। अभी क्या पढ़ रहे हो आप लोग? राजस्थान का भूगोल। तो ये 7 फिजिकल डिवीजन है, वो बुक यानी पुस्तक ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान में है इनके।
राजस्थान में भूगोल 1967। इनकी जो बुक की प्रीति है उस यानी जो कॉपी है उस पे 1967 लिखा हुआ है, बुक्स में ज्यादातर 1968 लिखा हुआ है। तो पब्लिश्ड होने वाला ईयर ये 1967। तो हालांकि कोई इंपोर्टेंस भी नहीं है 67-68 का। इंपोर्टेंस ये है कि इन्होंने फिजिकल डिवीजन राजस्थान में कितने माने हैं? 7। जो बुक इसमें है, बुक ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान के अंदर मेंशन। अब ये 7 भाग कौन से हैं वो देखने अपने। जैसे राजस्थान का जो ये वाला जो पार्ट है माउंटेन वाला, ये तो आपको ध्यान है, अरावली रीजन या अरावली प्रदेश। राजस्थान का जो वेस्टर्न पार्ट है जहां वर्षा काफी कम होती है, ये वाला हिस्सा जो अपने लिए एरिड है, और एरिड का जो ईस्टर्न पार्ट है उसमें इससे थोड़ी ठीक वर्षा होती है, इसको हम कहते हैं सेमी एरिड। तो एक रीजन ये हो गया अपने लिए एरिड रीजन यानी शुष्क प्रदेश। शुष्क प्रदेश का जस्ट ईस्ट वाला जो पार्ट है ये अपने लिए सेमी एरिड। ये अपने लिए अर्ध शुष्क प्रदेश। और इनके समय में जो राजस्थान का उत्तरी भाग जो कैनाल के टच में आ गया था वो अपने लिए कैनाल रीजन, नहरी प्रदेश। तो नहर वाले एरिया को फिजिकल डिवीजन मानना वैसे तो गलत था, लेकिन उन्होंने माना हुआ है तो लिखना पड़ेगा अपने को। कैनाल रीजन। फिर राजस्थान के अंदर अरावली का जो ईस्टर्न पार्ट आता है आपका, अरावली का जो ईस्टर्न पार्ट आता है पूर्वी मैदान आता है। तो ये जो पूर्वी मैदान था उस समय भी एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध था और आज भी एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध, लेकिन एग्रीकल्चर के साथ इसमें जयपुर और अलवर वाला जो एरिया वहां पे इंडस्ट्रियलाइजेशन काफी अच्छा हुआ है, औद्योगिकरण काफी बेटर रहा है। तो इसका मीनिंग शुरुआत से ही बेटर रहा होगा, इसका ना आज और ज्यादा ग्रोथ कर चुका है। तो इस एरिया में हम डायरेक्शन के साथ 2 शब्द यूज करेंगे, ईस्टर्न एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रीजन, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। तो इसको नाम जहां कृषि और उद्योग दोनों दिखाई दे रहे थे उन्होंने दोनों शब्दों को लिखा, यानी इन्होंने एज इट इज वैसा ही लिखा है जैसा इनको दिखा है। सूखा दिखा तो लिख दिया शुष्क प्रदेश, पूरा सूखा नहीं दिखा तो लिख दिया सेमेरिड, नहर दिख रही थी तो क्या लिख दिया नहरी प्रदेश, अरावली दिखा तो क्या लिख दिया अरावली रीजन, पूर्व में एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज दोनों दिख रही थी तो ईस्टर्न एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल रीजन। तो इसमें दिशा तो एक यूज किया, सेक्टर 2 यूज किए, पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। पूर्वी कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। साउथ वाला जो ट्राइबल एरिया है उसमें माही बेसिन और बनास बेसिन दोनों आते हैं अपने, माही और बनास। तो इसमें डायरेक्शन तो 2 चलनी है साउथ ईस्ट, लेकिन इसमें इंडस्ट्रीज काफी कम है। और इसका भी थोड़ी देर पहले आपको रीजन बताया था ट्राइबल एरिया। तो ट्राइबल एरिया में क्या होता है कि बहुत सारी एनओसी वगैरह हैं वो पास करवानी होती है, और फिर ट्राइब्स के अंदर क्या होता है काम करने की इतनी बेटर स्किल भी नहीं होती। भाई एक तो जो आपका औद्योगिक क्षेत्र जहां ऑलरेडी उद्योग चल रहे हैं वहां पे उद्योग को लाना
थोड़ा सा इजी भी है और आपको स्किल्ड वर्कर भी मिल जाएंगे। यहाँ सारी जिम्मेदारी इन्वेस्टर के ऊपर आ जाती कि उद्योग भी पैसा भी लगाना है, फिर कामगारों को भी लेकर आना, ये भी आपकी जिम्मेदारी कि गुजरात से लेके आओ, एमपी से लेके आओ या जयपुर अलवर से लेकर आओ। तो इसका मीनिंग इसका राजस्थान के ट्राइबल एरिया में इंडस्ट्री बहुत कम है, ना के बराबर। तो इसका मीनिंग ये सिर्फ एग्रीकल्चर आएगा। तो इसमें दो दिशा यूज करते हैं हम, साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन, क्योंकि रिवर्स है तो कृषि तो होगी होगी, क्योंकि आज ये दोनों वर्तमान में राजस्थान में हम पढ़ते हैं पूर्वी मैदानी भाग। तो ये उनके समय में मैदान कितने भागों में बटा हुआ था? दो। एक तो ईस्ट वाला जो एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री दोनों के लिए प्रसिद्ध था, और एक साउथ ईस्ट वाला जो एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध था। तो इसका मीनिंग मैदान है तो एग्रीकल्चर तो दोनों में कॉमन रहेगा। तो ध्यान ये रखना है जहां एक डायरेक्शन यूज करो वहां सेक्टर 2 लिखने, और जहां दो डायरेक्शन लिखो वहां सेक्टर 1 लिखना है। तो इसमें दो डायरेक्शन लिखेंगे अपन, साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। जिसमें एक दिशा लिख रहे हो उसमें सेक्टर कितने लिखे हैं? कृषि और इंडस्ट्री 2 लिखे हैं वहां, और यहाँ डायरेक्शन 2 लिखेंगे, वहां सेक्टर 1 लिखेंगे। ये मुख्यतः एग्रीकल्चर के लिए प्रसिद्ध है। तो इसको हम नाम देते हैं दक्षिणी पूर्वी, सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चर रीजन, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो इसमें याद इजीली इस तरीके से होगा कि एक दिशा है, दो सेक्टर हैं, और दो दिशाएं हैं तो, और एक सेक्टर दोनों में कौन सा कॉमन दिख रहा है? एग्रीकल्चर। अब जिस हिस्से को आप देख के और आप जिस हिस्से को समझ पा रहे हो कि शायद ये हो सकता है, ये वाला भाग कौन सा है? हाड़ौती। तो इनको हाड़ौती यानी जो नीचे जमीन में जो चट्टाने थी ना, लावा चट्टाने, बेसाल्ट रॉक्स, उनको नहीं देखा इन्होंने। उन्होंने हाड़ौती के ऊपर दिखाई दी चंबल, और चंबल के बने हुए गड्ढे, और इन्होंने लिख दिया चंबल बीहड़ प्रदेश। तो राजस्थान के एक इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन को इन्होंने छोड़ दिया, यानी इन्होंने हाड़ौती से भी ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दे दिया? चंबल को, क्योंकि हाड़ौती के ऊपर चंबल दिख रही थी। तो मैंने बताया जैसा देखा वैसा लिखा इन्होंने। जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी की ओर तो ध्यान ही नहीं दिया इन्होंने, क्योंकि जो रीजनल ज्योग्राफर होते हैं उनकी स्टडी बहुत ज्यादा साइंटिफिक नहीं होती। साइंटिफिक यानी चट्टानों से रिलेशन उनका होता ही नहीं है, होते हैं ह्यूमैनिटीज वाले टावर होते हैं, मानवीय की वाले भावनाएं ज्यादा होती हैं इनमें। जो थोड़े एक साइंस सेक्टर से जो आते हैं, जो मुख्यतः जियोलॉजी स्टडी को अध्ययन या इंपोर्टेंस अधिक देते हैं। तो इसका मीनिंग है जियोलॉजिस्ट अपने यहाँ तो बहुत कम हुए हैं, यूरोपियन जियोलॉजिस्ट ज्यादा प्रसिद्ध हुए हैं। जैसे यहाँ तक कि हमारी अरावली का जो जियोलॉजिकल स्टडी की गई है उसमें भी हमने यूरोपियंस को ज्यादा महत्व दिया है, अलेक्जेंडर मैकमिलन हेरोन को, जिनको शॉर्ट में अपन कहते हैं AM हेरोन। तो इन्होंने इस एरिया को हाड़ौती के बजाय शब्द क्या लिखा इन्होंने? चंबल, और चंबल के बनने वाले बीहड़। चंबल बीहड़ प्रदेश। एक शेखावाटी की ओर जो चारागाह भूमियां होती हैं उन चारागाह भूमियों को कहते हैं बीड़। तो बीड़ अलग होता है, चंबल में जो गड्ढे बनते हैं उनको कहते हैं बीहड़, जहां डाकू आसानी से छुप सकते थे। तो इसको इंग्लिश में चंबल बीहड़ भी लिखा जा सकता है, चंबल रेवाइंस रीजन भी लिखा जा सकता है। जो रेविंस एरिया होते हैं उनको कहा जाता है रेविंस या रेवाइंस एरिया, रेवाइंस रीजन या चंबल बीहड़ रीजन। तो इसका मीनिंग है इसमें दो पार्ट अरावली से करके देखें तो 3 वेस्ट में है, 3 वेस्ट में और 3 ईस्ट में, और एक बीच में कौन आ गया? अरावली। तो 7 भाग ये है। और आपको लगता है सर हमारा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में क्यों इतने डायग्राम बना रहे हो? तो मत बनाओ, बीच में अरावली बनाओ, अरावली के 3 इस तरीके से भी लिख सकते हो। बीच में यहां लिखा अरावली, अरावली से फिर इस वाली डायरेक्शन पे 3 एरो करके एरिड, सेमेरिड और कैनाल, फिर 3 एरो करके इस साइड में ईस्टर्न एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, फिर साउथ ईस्ट एग्रीकल्चर रीजन, और फिर लास्ट में चंबल। तो 3 अरावली के ईस्ट में लिख दो, और 3 वेस्ट में, और एक बीच में लिख दो अरावली प्रदेश या अरावली रीजन। तो एक तरीका यह भी ठीक है। जो आपको ठीक लगे, जो बताया है वो तरीका, इसको देख के भी लिख सकते हो, वो जरूरी नहीं सिर्फ वापस निकालना हो।
सर डूंगरपुर और बांसवाड़ा में क्या आज भी लोग पत्ते पहनते हैं क्या? बांसवाड़ा से है आप में से कोई? बांसवाड़ा डूंगरपुर? तो इसको बताना जो ये पूछ रहा है उसको। ले जा के माई में डुबो डुबो कर बता कि देख अब क्या पहनते हैं। राजस्थान की जो आदिम जाति है वो काफी ज्यादा डेवलप है, कहने को आदिम है, बाकी अच्छा डेवलपमेंट हो चुका है। आदिम जातियां पत्तों वाली जातियां, बिना पत्तों के भी देखना है तो अंडमान निकोबार में पधारो आप। वहां बहुत सारे टापू ऐसे हैं जहां पे मानव का जाना भी प्रतिबंधित है। एक बीच में एक मैक्सिकन गया था धर्म प्रचार के लिए, बाणों से भेज दिया था उन्होंने। फिर मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अपने भारत सरकार के ऊपर दबाव बनाया कि हमारा जो व्यक्ति जिसकी डेथ हुई है उसको लेके तो आओ। तो अपने जो आर्मी वगैरह वहां पास में जा रही थी उसको लेने के लिए, तो वो तीर कमान लेके बैठे हुए थे। भाई उनको क्या पता है तीर कमान कुछ नहीं बटेगा इनका, लेकिन आर्मी अटैक नहीं कर सकते उनके ऊपर। तो मीनिंग है कि बाद में कोई ऐसा दिव्य भाषी व्यक्ति ढूंढा गया जो उनकी भाषा को और इधर वाले की लैंग्वेज को समझा पाए, और उसकी डेड बॉडी वहां से 5 दिन बाद में उठा के लेकर आए। जो अंडमानी, निकोबारी, ओंग, एक जारवा, जारवा जनजाति का बीच में एक वीडियो जारी हुआ था। क्या कहते हैं? झींगा लाला। झींगा लाला मूवी में बताते हैं, बाकी लैंग्वेज अलग अलग होती हैं। हालांकि कई बार ये सब्जेक्ट पढ़ते टाइम मैं यही सोचता हूँ कि किताबें लिखी किसने थी। वो कितना अच्छा जीवन था, जब जंगल में घूम रहे थे आराम से झींगा लाला करते हुए जीवन बीत रहा था अपना। मानव को कहां सिविलाइज्ड करने की आवश्यकता थी? वैसे सभ्य तो आज भी नहीं है। और सभ्यता मुखोटा लगा हुआ है आज। जहां सब देख रहे हैं वहां सभ्य हैं, जहां कोई नहीं देख रहा वहां सब असभ्य हैं। क्या कर रहे हो? हाँ, अनावश्यक वाली मत लो। भाई आप लोग कितने हजार स्टूडेंट हो? अब बस एक एक चिट्ठी भी आना स्टार्ट हुई तो 1000 में तो मेरे 1000 मिनट में तो वो चिट्ठियां ही पूरी नहीं होंगी। सर 7 वंडर अजमेर का बंद होना सही रहा, वरना रेल जीवियों की संख्या वहां पे भी बढ़ रही थी। हो सकता है कि अजमेर में भी शेरनी हो। अच्छा, बीकानेर की शेरनी। ओ बीकानेर है प्रधान। वायरल हुआ था बीच में है। हाँ जी, ये लिख लिया सभी। काउंटिंग अगर देना चाहो तो इस साइड से यहां से दे सकते हो। एरिड, उसके बाद में सेमेरिड, ऊपर की ओर अपने कैनाल रीजन, कैनाल के बाद में ये अरावली रीजन, बाद में ईस्टर्न प्लेन, चंबल, और फिर राजस्थान वाला 7। इस तरीके से क्लॉकवाइज दे दीजिए नंबरिंग इसमें। एरिड, सेमेरिड, कैनाल, अरावली, ईस्टर्न वाला पार्ट, फिर हाड़ौती, और फिर सदर्न वाला। हालांकि इन दोनों के नाम याद रखना कि इस दोनों में सेक्टर कॉमन रखना है आपको, एग्रीकल्चर। और जिसमें दिशा 1 है वहां सेक्टर 2 यूज करना है, और जहां दिशा 2 है वहां सेक्टर 1 यूज करना है। तो यहाँ ईस्ट है तो एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल रीजन, कृषि एवं औद्योगिक प्रदेश। और यहाँ साउथ ईस्ट 2 दिशाएं, दक्षिणी पूर्वी, देन एग्रीकल्चर रीजन। तो सदर्न ईस्टर्न एग्रीकल्चरल रीजन।
दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश। तो इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव वाला जो पार्ट है ये तो अपना कंप्लीट हो गया, यानी इसमें सिर्फ प्रोफेसर वीसी मिश्रा सर को ही पढ़ना है। फिर यहां पे ये हेडिंग लिखिएगा, भौगोलिक कारकों के आधार पर। नेक्स्ट है भौगोलिक कारकों के आधार पर। और इसमें ज्योग्राफिकल फैक्टर हम किस 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 को लेंगे? एक तो इसमें रिलीफ फीचर या उच्चावच को बेस मानेंगे, एंड सेकंड बेस मानेंगे हम क्लाइमेट या जलवायु को, उच्चावच एवं जलवायु। तो इसमें लिखेगा भौगोलिक कारकों के आधार पर, कारकों के आगे ब्रैकेट में आप ये लिख सकते हो उच्चावच और जलवायु। भौगोलिक कारकों के आधार पर ब्रैकेट में उच्चावच एवं जलवायु। राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, रिलीफ फीचर एंड क्लाइमेट, राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल डिविजन्स। भौगोलिक कारकों के आधार पर, ये तो हेडिंग है, उसके ब्रैकेट में लिख देना कि इसमें जो ज्योग्राफिकल फैक्टर है वो कौन से लिए हुए हैं, तो ब्रैकेट में लिखना है उच्चावच एवं जलवायु। तो हो सकता है आपसे 4 पूछे ही नहीं, 4 आपको क्वेश्चन में बता दें, खुद ही बता दें कि 4 भौतिक प्रदेशों में बटा हुआ है राजस्थान। उसके बेस बताइए किस किस बेस पे डिवाइड, तो आंसर रहेगा रिलीफ फीचर के बेस पे और एक क्लाइमेटिक बेस पे, उच्चावच और जलवायु के आधार पे डिवाइड। तो भौगोलिक कारकों के आधार पर ब्रैकेट में उच्चावच एवं जलवायु, राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया। ऑन बेसिस ऑफ ज्योग्राफिकल फैक्टर्स, ब्रैकेट में रिलीफ फीचर एंड क्लाइमेट, राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल डिविजन्स। राजस्थान इज डिवाइडेड इनटू 4 फिजिकल डिविजन्स। अब इसमें उच्चावच वाले पार्ट तो अपने कौन से हैं? उच्चावच वाले पार्ट तो है अरावली माउंटेन, हाड़ौती प्लेट्यू एंड ईस्टर्न प्लेन। और क्लाइमेटिक बेस पे कौन सा डिवाइड है? डेजर्ट। तो ये डायग्राम बना दीजिए। इसमें रिलीफ फीचर वाले में ये 3 रहेंगे आपके, मैदान, हाड़ौती एंड अरावली। तो अरावली में अरावली माउंटेन, उसके जस्ट नीचे हाड़ौती प्लेट्यू, उसके जस्ट नीचे ईस्टर्न प्लेन। फिर ईस्टर्न प्लेन का वो पार्ट जो कि क्लाइमेटिक बेस पे कम वर्षा वाला एरिया है, तो उसको हम कहते हैं थार डेजर्ट। तो राजस्थान में रिलीफ फीचर्स या उच्चावची आधार पे कितने भौतिक प्रदेश हैं? 3 है। उच्चावच में सिर्फ 3 ही होंगे, ये जो रिलीफ फीचर है उस पर 3 ही लिखे हैं अपन ने। क्लाइमेटिक बेस पे कौन सा है? डेजर्ट। तो इसमें डिवाइडेशन के 2 बेस हैं, एक तो रिलीफ फीचर ज्योग्राफिकल फैक्टर को बेस माना है, दूसरा भौगोलिक कारक माना है हमने क्लाइमेट को। सर एशिया की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री
ये शायद सवाई माधोपुर रणथंभौर वाली जयपुर फैक्ट्री बता रहे हो क्या? जयपुर फैक्ट्री इसके बंद होने के कारण रणथंभौर है क्या? रीजन तो इसका वैसे कुछ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन लगता है कि रणथंभौर टाइगर प्रोजेक्ट में आने के बाद और इको सेंसिटिव जोन घोषित होने के बाद इनको बंद कर दिया गया। यहां तक कि राजस्थान में फर्स्ट रोपवे कहां बनना था? माउंट आबू में बनना था, लेकिन माउंट आबू 2008 के अंदर, 8 से पहले अनाउंसमेंट हो गया था 2006 में, 2006 में कि माउंट आबू को हम इको सेंसिटिव जोन में रखेंगे। तो इको सेंसिटिव जोन में आके 2008 में वो सेंचुरी बन गया था। तो वो इको सेंसिटिव जोन में आ जाता है तो वहां किसी भी प्रकार का आर्टिफिशियली काम करना जनरली बंद हो जाता है। फिर जैसे आप किसी भी अभयारण्य और नेशनल पार्क में घूमने के लिए जाओ, वहां रोड हमेशा उबड़ खाबड़ होती है, तो आपको लगता है कि गेट पे मेरे से 500 रुपए की टिकट लिए और डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है, तो डेवलपमेंट का अधिकार होता ही नहीं है वहां, क्योंकि वहां फॉरेस्ट डिपार्टमेंट रोड कंस्ट्रक्शन के लिए एनओसी जारी करता ही नहीं है। तो आप वहां कच्चा रॉ मटेरियल जरूर डाल देते हैं, रोड वगैरह वैसे, बाकी वैसे पक्का निर्माण वहां पे, पक्के कार्य वहां नहीं किए जाते, यानी उसको एक नेचुरल साइट बनाए रखने का ही प्रयास होता है। तो रणथंभौर वाला भी हो सकता है कि मेन रीजन यही रहा हो, इको सेंसिटिव जोन वाला पार्ट। तो फिर बाद में जैसे ही माउंट आबू का रोपवे कैंसिल हुआ तो वो रोपवे निकटतम किसको मिला? जालोर सुंदा माता को मिला। फिर वो, तो वो पहले प्रपोजल माउंट आबू सिरोही के लिए था, तो सिरोही में आज तक भी नहीं बना है। अब ये जो भौतिक प्रदेश आपने जो 4 लिखे हैं और जो जनरली पहले भी आपको ध्यान है, पहले चैप्टर में पढ़ के आ चुके अपन, ये जीटी गोंडवाना लैंड में 2 पढ़ चुके थे हम, अरावली और हाड़ौती, और 33 सी में हम 2 पढ़ चुके थे, एक तो डेजर्ट और एक राजस्थान का ईस्टर्न प्लेन। तो वो चारों भाग अभी हमने जो लिखे हैं उसमें से 3 तो आपके रिलीफ फीचर। तो रिलीफ फीचर में सबसे ऊंचा हमेशा पर्वत होता है। जैसे हम मैदानी भाग से देख रहे होते हैं तो सबसे ऊंचे भाग अपने को माउंटेन ही दिखाई देते हैं। रिलीफ फीचर में सेकंड हाईएस्ट पार्ट माना जाता है प्लेट्यूज को, पठारी भागों को, फिर पठारों से भी नीचे माना जाता है मैदानी भागों को। तो रिलीफ फीचर में ये 3 पार्ट होते हैं, कॉन्टिनेंटल एरिया पर, महाद्वीपीय भागों पर। फिर महासागरों के रिलीफ फीचर अलग होते हैं आपके। आप समुद्र की ओर जैसे जैसे चलना स्टार्ट करोगे तो समुद्र के अंदर, जैसे ये कॉन्टिनेंट महाद्वीप है और ये ओसेनिक पार्ट, आपका पहला कदम समुद्र के अंदर गया तो क्या आप हजारों मीटर गहराई में चले जाओगे? नहीं जाओगे। तो इसका मीनिंग वो महाद्वीपीय मग्न तट होता है। महाद्वीपों का वो भाग जो समुद्र में डूबा हुआ है उसको कहते हैं महाद्वीपीय मग्न तट, जो कॉन्टिनेंटल सेल्फ होता है। ये कॉन्टिनेंटल सेल्फ आगे जाते जाते कॉन्टिनेंटल स्लोप में कन्वर्ट होता है। महाद्वीपीय मग्न तट महाद्वीपीय ढाल में कन्वर्ट होते हैं, और फिर वो ढाल आगे जाके मैदान बनता है, उसको कहते हैं ओसेनिक प्लेन, महासागरीय मैदान। और उस मैदान में कई जगह गड्ढे मिलते हैं, उसको कहते हैं ओसेनिक ट्रेंच, महासागरीय गर्त, जिसको हम कहते हैं समुद्री गर्त। सबसे बेस्ट एग्जांपल आता है मेरियाना ट्रेंच। तो इसका मीनिंग ये ओसेनिक रिलीफ फीचर आते हैं। तो ओसेनिक रिलीफ फीचर अपने को नहीं पढ़ने। राजस्थान में महासागर है क्या? कोई नहीं है, तो ये नहीं पढ़ने होते अपने को। अपने को तो कॉन्टिनेंटल रिलीफ फीचर पढ़ने होते हैं, महाद्वीपों के उच्चावच पढ़ने होते हैं। तो महाद्वीपों के उच्चावच यही होते हैं, पर्वत, पठार और सबसे नीचा भाग होता है मैदान। तो ये रिलीफ फीचर कॉन्टिनेंट्स पे कितने होते हैं? 3 होते हैं। फिर क्लाइमेटिक बेस पे डिवाइड करते रहते हैं अपन। तो क्लाइमेटिक बेस पे हम एक डेजर्ट को भी मानते हैं। तो अब इनमें से इनकी जनरल स्टडी या सामान्य अध्ययन की बात की जाए, ये जो चारों भौतिक प्रदेश लिखे हैं, तो इनमें सामान्य अध्ययन ये होता है कि इनके इंडिविजुअल एरिया आपको याद होने चाहिए। हमें ये पता है कि ये जो चारों फिजिकल डिवीजन है ये मिलके पूरे राजस्थान को बनाते हैं। तो इस राजस्थान को बनाने में डेजर्ट का योगदान कितना रहा है, अरावली का निर्माण कितना रहा, पूर्वी मैदान ने कितना पार्टिसिपेट किया, हाड़ौती ने कितना किया। तो इनके इंडिविजुअल एरिया आपको याद हो। फिर इनके अंदर कितनी पॉपुलेशन या जनसंख्या है, कितनी डेमोग्राफी, जनांकी की विशेषता कितने कितने %, क्योंकि यहाँ जितनी भी जनसंख्या टोटल राजस्थान की टोटल पॉपुलेशन है, तो उसमें डेजर्ट के पास कितनी, अरावली, मैदान और हाड़ौती के पास कितनी है। इनके पास नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट, जिले कितने हैं। तो जिलों का डेटा तो अभी अपने पास ओल्ड वाला ही रहेगा इसमें, क्योंकि जिले नए इसलिए नहीं लिख सकते क्योंकि जब तक सभी जिलों के बारे में जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी नहीं होती। जैसे फॉर एग्जांपल ब्यावर बनाया गया, तो ब्यावर मोस्टली एरिया अजमेर का है, तो अजमेर को देखते हुए तो वो काउंट होना चाहिए अरावली में, लेकिन ब्यावर में कुछ हिस्सा पाली से भी काउंट किया गया। पाली की 2 तहसील जैतारण और रायपुर किस में आ गई हैं? ब्यावर। तो उसके अकॉर्डिंग उसमें कुछ हिस्सा डेजर्ट का भी आ गया। तो अब ये डिसाइड करेगा अपना जियोमॉर्फोलॉजी स्टडी होगी वो,
ये हम डिसाइड नहीं कर सकते। हम ये तो डिसाइड कर देंगे बाड़मेर से अलग हुआ, बालोतरा बढ़ गया है, जोधपुर से अलग हटा, फलोदी बढ़ चुका है यहाँ, यानी एक जिले की काउंटिंग बढ़ चुकी है। लेकिन हम ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि ब्यावर को वो डेजर्ट में काउंट करेंगे कि नहीं करेंगे। तो कुछ जिलों को लेके अपने सन से बना हुआ है कि वो डेजर्ट काउंटिंग में आएंगे या नहीं आएंगे। कौन सा, क्या स्पीकर में गड़बड़ है क्या? कौन सा, ये वाला है क्या? ये मेरे को लग रहा है सारे ही हैं। कल करवाएंगे बाकी।